नमस्कार। कर्माबाई महाविद्यालय के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्ञान प्रकाश शर्मा, प्राचार्य कर्माबाई महाविद्यालय केड़ापा, आप सभी का अपने इस YouTube चैनल कर्माबाई ज्ञान क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। काफ़ी लंबे समय से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, काम की व्यस्तता के कारण समय नहीं मिल पा रहा था। विद्यार्थियों के आग्रह पर एक बार फिर मैं भारत का भूगोल सीरीज स्टार्ट करूंगा। भारत के भूगोल में भारत का भूगोल से संबंधित जो भी पोर्शन आता है उस सब को हम अध्ययन करेंगे। हमारे ये भारत का भूगोल सीरीज न केवल 11-12 के बच्चों के लिए बल्कि ग्रेजुएशन के और पोस्ट ग्रेजुएशन के सभी बच्चों के लिए समान रूप से लाभदायक है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम में भारत का भूगोल पेपर शामिल किया गया है, तो उनके लिए भी समान रूप से यह हमारी वीडियो क्लासेस लाभकारी होंगी। तो आप लोग रेगुलर बेस पर इन क्लासेस को ज़रूर देखते रहें और मैं पूरे भूगोल सीरीज़ को इसी प्रकार से चलाता रहूँगा। अभी उस भूगोल सीरीज़ में हम एक पार्ट ले रहे हैं भारत का भूगोल सीरीज़ वाला, और इसमें हम भारत के भूगोल में सारा जो भी सिलेबस में आता है, चाहे वो 11-12 हो, बीए हो, एमए हो, नेट जेआरएफ के विद्यार्थी हों, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, उनके लिए सभी के लिए समान रूप से ये लाभकारी है। तो विद्यार्थियों, अब हम समय ज़्यादा व्यतीत न करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा भारत के नामकरण से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये हमारी पहली क्लास है भारत का भूगोल सीरीज की, पहली क्लास है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रथम क्लास है ये, और इस क्लास के दौरान आप लोग कॉपी पेंसिल लेकर के बैठे, जो भी आपको बताया जाए उसको आप लोग नोट डाउन करते रहें, जिससे कि आगे रिवीजन करने में आपको कठिनाई ना हो। क्योंकि बार बार वीडियो देख करके आपका समय ज़्यादा लगता है और आप रजिस्टर के ऊपर लिखते हैं, नोट्स बनाते जाते हैं, तो आपको कम समय में एक ही एट ए ग्लांस आप सारी चीज़ों को देख पाते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक है भारत का नामकरण, यानी कि भारत के विभिन्न नाम। भारत को भारतवर्ष के नाम से भी बुलाया गया, भारत को आर्यावर्त, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, सोने की चिड़िया, विश्वगुरु, आर्यावर्त, बृहद भारत और सप्त सैंधव प्रदेश और जम्बूद्वीप, ये कई नामों से भारत को पुकारा जाता था। तो आज हम इसी पृष्ठभूमि में आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे कि भारत के ये विभिन्न नाम कैसे आए, कैसे उनका विकास हुआ। इन पर संक्षिप्त में हम चर्चा करते रहेंगे और जहाँ आवश्यकता होगी उन पर विस्तार से भी चर्चा करेंगे। तो आइए, हमारा जो आज का टॉपिक है भारत का नामकरण। अब भारत के नामकरण में जो मूल नाम थे उनको लिख लेते हैं एक बार। एक भारतवर्ष, सबसे पहले भारतवर्ष की चर्चा करेंगे हम। उसके बाद एक नाम आया भारत, फिर जम्बूद्वीप, इसके अलावा सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त सैंधव प्रदेश भी कहा गया, आर्यावर्त भी कहा गया, आर्यावर्त भी नाम रहा भारत का। बृहत्तर भारत, बहुत सी पुस्तकों में बृहत्तर है, बहुत सी पुस्तकों में बृहस्तर है, तो मैं यहां बृहस्तर लिख रहा हूं, बृहस्तर प्रदेश। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत को विश्वगुरु भी कहा जाता था। विश्वगुरु किस लिए कहा जाता था? क्योंकि भारत जो है शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व करता था। तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय हुआ करते थे, और सोने की चिड़िया भी कहा जाता था भारत को। और कुछ पुराणों में भी नाम वर्णित हैं भारत के, उनकी हम चर्चा बीच बीच में हम करते रहेंगे। हमने वो नाम लिखे हैं यहाँ पर जो मूलतः परीक्षाओं में आते हैं, जिनके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारा जो
पहला है भारतवर्ष। अपन बात करते हैं भारतवर्ष की। तो भारतवर्ष में देखिए, भारत जो शब्द है ये भरत से बना है, भरत। और भरत क्या था कि देखिए, जो ऋग्वेद का काल था, ऋग्वेद का काल था, यानी इसको हम वैदिक काल भी कह देते हैं, वैदिक काल की श्रेणी में लाते हैं, वैदिक काल। तो ऋग्वेद के समय पर भारतवर्ष नाम आया। ये भारतवर्ष कब आया? ऋग्वेद के टाइम पर, जब ऋग्वेद लिखा गया था। अब इसमें भी जो महत्वपूर्ण बात है, ये भरत जन से बना था। भारत, भरत जन, पूरा एक वर्ड था भरत जन। अब ये भरत जन का भी अपन थोड़ी सी व्याख्या कर लेते हैं। जन का तात्पर्य क्या था? यहां पर जन का मतलब था समूह, जन का मतलब था समूह या कबीला, या आप इसको समुदाय भी कह सकते हैं, समुदाय। ये विभिन्न नाम एक दूसरे के पर्यायवाची समझे जा सकते हैं। अब एक भरत नाम का कबीला था, भरत नाम का समूह था, भरत नाम का समुदाय था, या आप कह सकते हैं जन से मतलब एक जाति थी, पूरी एक समूह था, समुदाय था भरत नाम का। और उस समुदाय के नाम पर, वर्ष का मतलब है यहां क्षेत्र, ठीक है। तो जिस पर ये भरत जन शासन करते थे उसको कहा गया भारतवर्ष। इन भरत जन का एक महाप्रतापी राजा हुआ था जिसका नाम था सुदास, राजा सुदास, है ना। आपने कभी सुना होगा इतिहास में, सुदास जुड़ा हुआ है, एक युद्ध हुआ था, दास राज्य युद्ध। ये किस किस के बीच लड़ा गया था? 10 राजाओं, 10 राजाओं और राजा सुदास के बीच में, इनके बीच में लड़ा गया था। इन 10 राजाओं में 5 तो शासक थे, 5 शासक थे और 5 विभिन्न कबीलाओं के समुदाय थे, 5 कबीलाई समुदाय थे। तो ये 5 और 5 मिलाकर के ये 10 हो गए। ये कहा गया कि 10 राजाओं के खिलाफ, हालांकि राजा इसमें 5 ही थे, ये 5 राजा थे और 5 कबीला थे, उनको जोड़ करके 10 प्रकार की सेनाएं इकट्ठी की गई थी और उन्होंने जो है राजा सुदास से युद्ध किया था। और राजा सुदास ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। ये विजेत हुए थे इस युद्ध के अंदर। अब देखिए, इसमें भी एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, छोटी सी कहानी है कि राजा सुदास के जो गुरु थे वो थे विश्वामित्र। आप ये कह सकते हैं कि ये इनके पुरोहित थे, ये भी कह सकते हैं ये पुरोहित थे। इन पुरोहित ने, मतलब राजा सुदास ने इन पुरोहित को बदल करके दूसरे पुरोहित बना दिए थे। कौन? वशिष्ठ, ऋषि वशिष्ठ को अपना दूसरा राजपुरोहित बना दिया था। इससे ये क्या हो गए? ये नाराज हो गए। अब नाराज हो गए तो क्या हुआ? अब आप देखिएगा कि जैसे गणानंद से आचार्य चाणक्य नाराज हो गए थे और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा किया था। वो एक प्रतिशोधी तो था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य किसकी उत्पत्ति थी? आचार्य चाणक्य की। चाणक्य ने क्या किया कि गणानंद को दंडित करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाया, सिखाया, पहले शिक्षा दी, उनको युद्ध कला सिखाई। तो ऐसे ही ये ऋषि जो विश्वामित्र थे, इन्होंने सुदास से बदला लेने के लिए वशिष्ठ को राजपुरोहित बना दिया। इस बात से नाराज होकर के इन्होंने दास राज्य युद्ध का आयोजन करवा दिया। किनके द्वारा? 10 राजाओं के द्वारा। और ये 10 राजा कौन थे? 5 तो उस समय शासक हुआ करते थे, आर्य शासक थे, और 5 कबीलाई समुदाय थे। इन दोनों को जोड़ करके 10 प्रकार की सेनाओं ने इसमें भाग लिया था और इसमें विजय किसको प्राप्त हुई थी? सुदास को ही प्राप्त हुई थी।
राजा सुदास जो है विजय प्राप्त किया उन्होंने, और उनको जो है इतिहास में अमर कर दिया इस दासराग युद्ध ने। तो चलिए, ये हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हम चले गए, वापस आइएगा। तो ये जो भरत जन था, भरत समुदाय था, इस समुदाय के कारण ही, इनके प्रतापी राजा थे सुदास, ठीक है, इस समुदाय के नाम पर ही नाम क्या पड़ गया, भारतवर्ष। ये जो भारतवर्ष नाम है, इस भरत नाम का एक समुदाय था, एक समूह था, उसके नाम पर पड़ा है। अब ये भारतवर्ष का संबंध भारत नाम से नहीं है, भारत का नाम भारत तो है ही है, वो भारत दूसरी परंपरा से आया, और ये भारतवर्ष इस भरत जन से बना था, ठीक है। अधिकांशतः इतिहास की पुस्तकों में ये भरत जन का उल्लेख मिलेगा आपको सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आप इस बात को पॉइंट आउट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि भरत जन के द्वारा भारतवर्ष नाम पड़ा था। और यह क्षेत्र क्या था, यह एक सरस्वती नदी थी, एक सरस्वती नदी थी, मैं यहां लिखता हूं, सरस्वती नदी थी। और इसी सरस्वती नदी के साथ एक नदी और थी, यमुना, सॉरी, इन दोनों नदियों का बीच का क्षेत्र था वो राजा सुदास का राज्य क्षेत्र था। यह पूरा क्षेत्र जो कहलाता था भारतवर्ष, यह कहलाता था भारतवर्ष, इस बीच के क्षेत्र को, ठीक है। तो भारतवर्ष कोई बहुत बड़ा ऐसा एरिया नहीं था। अब आपको मैं यहां बता दूं, देखिएगा, मैं यहां पर एक रफ मानचित्र बना देता हूं भारत का, जिससे आपको समझा सकूं। तो देखिएगा, हमारी नदी कौन सी, सरस्वती। सरस्वती नदी ही कौन सी नदी है, घग्गर नदी, घग्गर नदी है, ठीक है। यहां पर सरस्वती नदी बहती थी और यहां पर यमुना नदी बहती थी, इसके साथ गंगा थी। तो ये जो बेल्ट थी, ये जो क्षेत्र था, ये पूरा क्षेत्र, ये यमुना नदी ऊपर तक थी, ये घग्गर भी ऊपर से आ रही थी, ये पूरा क्षेत्र, ये पूरा क्षेत्र, ये कहलाता था भारतवर्ष, ये क्षेत्र कहलाता था भारतवर्ष। तो विद्यार्थियों, यहां पर आपके ये बात समझ में आ गई होगी कि भरत जन नाम का एक कबीलाई समुदाय था, उस समुदाय के नाम पर भारतवर्ष पड़ा। जबकि ये भारत आर्यों की भरत नाम की शाखा थी, या कई किंवदंतियां हैं, कई पुराणों में, वेदों में अलग अलग प्रकार की बातें कही गई हैं, उनके आधार पर यह नाम हुआ। अभी हम चर्चा करेंगे। अभी आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो देखिए, मैं अब इसको मिटा देता हूं। अब हम दूसरी बात करेंगे। अभी तो हमने भारतवर्ष के बारे में जाना, भारतवर्ष को सीखा हमने कि भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा। अब हम ये भारत को भी देखेंगे कि भारत नाम कैसे पड़ा। मैं आपको एक बात और बता दूंगी, ये जो दासराग युद्ध है ना, जो मैं मिटा रहा हूं, ये रावी नदी के किनारे लड़ा गया था, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे आप। कई बार सवाल आता है कि दासराग युद्ध कौन सी नदी के तट पर लड़ा गया, तो ये रावी नदी के किनारे पर, ये लिख लो आप एक बार, दासराग, क्योंकि एक कंपटीशन में सवाल आ चुका है, मुझे याद आ गया। दासराग युद्ध कहां लड़ा गया था, रावी नदी के तट पर। और रावी नदी का जो प्राचीन नाम है वो पुरुषणी नदी है, पुरुषणी नदी के नाम से इसको पुकारा जाता था। इस नदी के किनारे पर युद्ध हुआ था। और जब राजा सुदास जीत गए तो उन्होंने अपनी जाति के नाम पर, यानी भरत के नाम पर, भारतवर्ष पूरे क्षेत्र का नाम दिया। अब देखिए, अगला जो नाम है वो है भारतवर्ष, सॉरी माफ कीजिएगा, भारत। अगला नाम है भारत। अब भारत के लिए
कोई कहता है किसी ऋषि के नाम पर है, कोई कहता है भगवान राम के भाई भरत थे उनके नाम पर है, कोई कहता है शकुंतला दुष्यंत के पुत्र थे उनके नाम पर है ना। अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, तो उस पर हम चर्चा यहाँ कर लेते हैं इस भारत नाम पर। तो देखिए ये भारत, अगर विष्णु पुराण की बात करें, विष्णु पुराण की एक चर्चा कर लेते हैं। विष्णु पुराण में हिमालय से लेकर, अपन एक मानचित्र बना लेते हैं भारत का एक बार छोटा सा। ये हिमालय से लेके यहां से, हिमालय से लेकर के और दक्षिण में समुद्र तक, यहां पर हिंद महासागर। इसका नाम हिंद महासागर नहीं था पहले, ठीक है, ये तो बाद में बढ़ा है। यहां से लेके यहां तक, इसके बीच में ये फैला हुआ जो क्षेत्र था, ये भूभाग था। ये पूरा भूभाग, ये क्या कहलाया? ये पूरा भूभाग भारत कहलाता था। ये पूरा भूभाग, चाहे तो आप इसको भूभाग कह लो, चाहे इसको क्षेत्र कह लो, चाहे इसको प्रदेश कह लो, ये सब क्या कहलाता था? भारत कहलाता। ये कौन कह रहा है? ये विष्णु पुराण में ऐसा वर्णन है, ठीक है। इसके दक्षिण में समुद्र था और उत्तर में हिमालय था। और इस क्षेत्र में भरत जन के वंशज भी निवास करते थे। भरत जन, यहां पर मैं प्रारंभ में बता चुका हूं आपको अभी थोड़ी देर पहले, जो भरत जन थे ना, भरत जन, उसके वंशज उत्तरी भाग में निवास करते थे, जबकि भारत जो है पूरी भूमि का नाम था, ठीक है। ये कहां कहा गया है? विष्णु पुराण में। अच्छा, इसके अलावा एक बात तो ये आ गई, आप देख लीजिएगा, मैं इसको मिटा देता हूं। विष्णु पुराण में इस उत्तर से दक्षिण तक के भाग को कहा गया है। अब दूसरी बात, एक जैन ऋषि थे, उनका नाम था ऋषभदेव। ये जैनों के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन थे ये, और क्या थे? प्रथम तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर थे ये। इनके पुत्र थे और पुत्र का नाम था भरत, और उनके नाम पर इस क्षेत्र का नाम भारत पड़ा है। एक ये भी बात आती है निकल करके, जैन ग्रंथों में ये वर्णन ऐसा मिलता है। तो ऋषभदेव, उनके पुत्र भरत, और उनके नाम पर इस पूरी भूमि का नाम भारत पड़ा। ये भी एक बात प्रकाश में आती है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, जैसे पौराणिक बातें करें अपन, पौराणिक ग्रंथ हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। पौराणिक ग्रंथों में, उनमें भी कैसे कहा गया है? उनमें देखिए, राजा दुष्यंत थे और उनकी पत्नी थी शकुंतला। इन दोनों के बीच में प्रेम विवाह हुआ था, गंधर्व विवाह हुआ था, और बाद में किसी ऋषि ने श्राप दे दिया था शकुंतला को कि आप जो है जिसके याद में बैठे हुए हैं उसको आप भूल जाओ। तो राजा दुष्यंत को ये भूल गई थी। ये बहुत लंबी चर्चा है, कभी किसी और क्लास में अपन बात करेंगे। तो इनके पुत्र हुए, इन दोनों के पुत्र हुए, उनका नाम भी क्या था? भरत नाम था। ये शेरों से खेलते थे, शेरों के साथ खेलते थे। तो ऐसा माना जाता है कि इनके नाम पर इस पूरी भूमि का नाम भरत पड़ा। एक बात यह है, पौराणिक ग्रंथ कहते हैं। दूसरी इसी में एक चर्चा ये आती है कि एक ऋषि हुआ करते थे, उनका नाम था जल भरत। एक ऋषि हुआ करते थे, ऋषि का नाम था जल भरत। उन ऋषि के भरत नाम उनके साथ जुड़ता है, तो कहते हैं कि इनके नाम के कारण भारत पड़ा, पूरे क्षेत्र का नाम। और भी बहुत सी बातें हैं कि आर्यों की भरत नाम की शाखा, राज्य करती थी, इसलिए नाम भारत पड़ा। और भी देखिएगा,
एक दो बात और है जिसके बारे में चर्चाएं आती हैं कि मनुस्मृति में एक बात कही गई है। मनुस्मृति में क्या कहा गया है कि देवताओं द्वारा ये जो भूमि थी भारत, ये देवताओं द्वारा निर्मित क्षेत्र है या भूमि है जिसको भारत नाम दिया गया देवताओं द्वारा। ये अलग अलग लोग कह रहे हैं, सवाल आया है ये कि मनुस्मृति में आधुनिक नाम भारत किस के द्वारा दिया गया, किसके द्वारा बनाया गया। तो मनुस्मृति में कहा गया कि देवताओं द्वारा निर्मित क्षेत्रों को भारत कहा गया था। ये सब अलग कर दी गई चीज, सब खारिज कर दी गई कि देवताओं ने दिया है नाम। तो ये मनुस्मृति के अनुसार है ये, ठीक है। अच्छा, और पढ़नी ने लिखी थी एक अष्टाध्याय। पढ़नी ने पुस्तक लिखी अष्टाध्याय। तो अष्टाध्याय में भी एक नाम दिया गया है अजनाभ वर्ष। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये अजनाभ वर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विशेष इंपॉर्टेंट। कहां पर है ये? पढ़नी ने अष्टाध्याय में वर्णन किया है कि अजनाभ वर्ष कहा गया है इस पूरी भूमि को जिसको भारत नाम दिया जाता था। तो मनुस्मृति आ गई, आपका पढ़नी आ गया, और भागवत पुराण में भी अजनाभ वर्ष का नाम दिया गया है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे, पुराणों में भी अजनाभ वर्ष कहा गया है। पढ़नी के अष्टाध्याय में भी उल्लेख मिलता है और पुराणों में भी उल्लेख मिलता है कि अजनाभ वर्ष इसको कहा गया है। तो ध्यान रखना, अजनाभ वर्ष कहां पर है? पुराणों में। पढ़नी ने भी इसका संकलन किया है अपने उसमें, ठीक है। इस प्रकार से ये भारत से संबंधित कुछ ऐसा नाम है। शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र भरत हुए, ऋषि जल भरत हुए, आर्यों की भरत नाम की शाखा के कारण भारत पड़ा। पुराणों में अजनाभ वर्ष नाम दिया गया। पढ़नी ने अष्टाध्याय में भी इस क्षेत्र का वर्णन किया है। मनुस्मृति में देवताओं द्वारा निर्मित क्षेत्र या भूमि को भारत कहा गया। तो इस प्रकार से जो भारत शब्द है इसकी बात हमारी सामने निकल करके आ गई। तो भारतवर्ष अलग लोगों ने नाम दिया था, और भारत कई कथाओं के अनुसार, कई बातों के अनुसार ये आपके सामने बात आती है। एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे और बढ़ते हैं। इसमें ही फिर जम्बूद्वीप आता है एक, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। ये मैं मिटा देता हूं, आपने लिख लिया हो तो। वीडियो एक्चुअली लंबे बहुत हो जाते हैं, समझाने के चक्कर में काफी लंबे वीडियो हो जाते हैं। अगला है जम्बूद्वीप। देखिए, उस समय जो ज्ञात संसार था, अपन देखिए ज्ञात संसार का बना लेते हैं एक रफ मानचित्र। अफ्रीका महाद्वीप, ये उस समय का ज्ञात संसार था। अमेरिका के बारे में जानकारी नहीं थी उस समय, ठीक है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका की। तो ये ज्ञात संसार हुआ करता था। तो ये जो भूमि थी, इस भूमि पर, यहां पर, माफ कीजिएगा, इस भूमि में जामुन के पेड़ बहुत हुआ करते थे, जामुन के वृक्ष बहुत ज्यादा होते थे। इसलिए इस क्षेत्र को जम्बूद्वीप के नाम से पुकारा गया। इसको जम्बूद्वीप के नाम से बुलाया गया, जामुन के पेड़ के कारण। और यह बात कहां मिलती है? ये देखिएगा, पुराणों में मिलती है, ये बौद्ध ग्रंथों में मिलती है, सम्राट अशोक के शिलालेखों में मिलती है। इन तीनों जगहों पर जम्बूद्वीप का वर्णन मिलता है। भारत वाले क्षेत्र के लिए जम्बूद्वीप का
प्रयोग किया गया था। और अब इसमें देखिए कई थे, कोच द्वीप, पुलाक्ष द्वीप, पुष्कर द्वीप और कोच, पुलाक्ष, पुष्कर और ये जम्बू द्वीप। कुशद्वीप, सलवान द्वीप, इस प्रकार से ये कई सारे द्वीप हुआ करते थे। ठीक है, तो इनमें से एक द्वीप जो था जम्बू द्वीप था, वो हमारा ये वाला भाग था। ठीक है, तो इस प्रकार से जामुन के पेड़ के कारण जामुन से जम्बू बना। ठीक है, ये है एक बात। तो एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे और चर्चा करते हैं। अब इसके बाद और भी जो नामकरण है उनकी भी बात करेंगे अपन। अब इसके आगे अगला नाम ले लेते हैं अपन। अगला नाम है अपना जम्बू द्वीप के बाद सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश, थोड़ा क्लास को जल्दी खींचते हैं, लेट हो रहा है। ये हमारा हो गया। अब है सप्त सैंधव प्रदेश। ये काफी इंटरेस्टेड है। सप्त सैंधव प्रदेश, सप्त से मतलब तो समझ गए हो गए आप, 7 सैंधव प्रदेश। तो देखिएगा, एक्चुअली जो सैंधव है ना, ये बना है सिंधु से, और सिंधु समुद्र का तो पर्यायवाची है ही है। सिंधु समुद्र का पर्यायवाची है। सिंधु को नदी के रूप में भी समझा जाता है। ठीक है, तो सप्त का मतलब 7, सिंधु का मतलब नदी, 7 नदियों का प्रदेश। ठीक है, अब 7 नदियों का प्रदेश सप्त सैंधव प्रदेश है। अब देखिए भारत में जो 7 है ना, ये 7 को बड़ा इंपॉर्टेंट समझा जाता है। जैसे सप्त ऋषि, सप्त ऋषि, और सप्त युद्ध, एक सप्त युद्ध हुआ था। सप्त युद्ध, ये इतिहास में वर्णन है इसका, सप्त युद्ध का। 7 दिन, 7 दिन है ना। और भारत भी अगर देखो आज वर्तमान स्वरूप देखा जाए तो भारत विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां देश है आज की स्थिति में ना। तो क्षेत्रफल में भी भारत का 7वां स्थान है। तो ये बड़ा महत्व है 7 नंबर का हमारे देश के लिए। खैर ये तो एक मैंने अलग से बात बताई है आपको। तो ये 7 नदियों वाली भूमि है, 7 नदियों का जो क्षेत्र है उसको सप्त सैंधव कहा गया है। और ये क्या था, ये आर्यों का निवास क्षेत्र था। आर्यों का निवास क्षेत्र था, आर्य इस क्षेत्र में निवास करते थे। दूसरी बात, 7 नदियों की भूमि थी ये सप्त सैंधव, ये 7 नदियों की भूमि थी। तीसरी बात, नदीश जो है, नदीश, इस क्षेत्र को नदीश भी कहा गया। नदीश वैसे सागर को कहते हैं, नदियों का ईश्वर सागर होता है, समुद्र होता है, महासागर होता है। और इस क्षेत्र को भी नदीश कहा गया, नदियों का ईश्वर, क्योंकि 7 नदियां इस क्षेत्र में बहती हैं, इसलिए इसको नदीश भी कहा गया है। यानी कि सागर के समान है ये क्षेत्र, सागर के समान है, इसलिए इस क्षेत्र को क्या कहा गया, इन सब बातों को जोड़ करके सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। यहां 7 नदियां बहती थी। अब वो 7 नदियां कौन कौन सी थी, जल्दी जल्दी से लिख लेते हैं। 7 नदियों में सरस्वती, जो कि वर्तमान में घग्गर नदी है। ठीक है, सरस्वती जो कि वर्तमान में घग्गर नदी है। दूसरी सतलज, जिसको क्या कहा गया था, शतुद्री, शतुद्री कहा गया था जिसको। इसके अलावा एक सिंधु, झेलम, सरस्वती, सतलज और ब्यास, ब्यास को विपाशा कहा गया उस समय पर। फिर ब्यास के बाद में रावी,
रावी नदी का पौराणिक नाम था मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, पुरुषणी नदी, पुरुषणी नदी। रावी के बाद चेनाब, चेनाब का नाम था अश्किनी, अश्किनी। और चेनाब के बाद झेलम, झेलम को कहा गया बितस्ता। तो ये वर्तमान नाम है और ये पौराणिक नाम थे, उस समय के नाम थे इन 7 नदियों के। तो 7 नदी हो गई क्या, 1 2 3 4 5 6, एक रह गई सिंधु, सिंधु नदी स्वयं। तो सिंधु नदी को तो तब भी सिंधु कहा जाता था और आज भी सिंधु कहा जाता है। ये तो पहले भी सिंधु थी और आज भी सिंधु है। तो ये 7 नदियां थी, इन 7 नदियों के कारण इस प्रदेश को कहा गया सप्त सैंधव प्रदेश। आप देखिएगा इन 7 नदियों की अपन चर्चा कर लेते हैं एक बार। अगर अपन मानचित्र बनाएं तो देखिएगा, नीचे से स्टार्ट होंगी नदियां सारी, सिंधु, झेलम, चेनाब, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास, घग्गर। तो ये 7 नदियां हैं। देखिए ये सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, सतलज में ब्यास आके मिलती है, और ये घग्गर यानी सरस्वती। आप घग्गर लिख लीजिएगा, सारे वर्तमान नाम लिख रहे हैं तो सॉरी, घग्गर। तो इस प्रकार से ये पूरा क्षेत्र जिसमें आर्य लोग निवास करते थे, इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। ये 7 नदियों का क्षेत्र। तो इसको भी आप देख लीजिएगा, एक बार लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसमें जो क्षेत्र आता था वो क्षेत्र कौन कौन सा था, इसमें भारत का क्षेत्र आता था। देखिए भारत वाला क्षेत्र आ रहा है, भारत, पाकिस्तान और कुछ अफगानिस्तान का क्षेत्र भी आता था। यानी ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, ये तीनों ही आ रहे हैं। यानी कि कुछ भारत का भाग, कुछ पाकिस्तान का भाग और कुछ अफगानिस्तान का भाग, ये सारा क्षेत्र आता था। भारत का पंजाब प्रांत इसमें आता था, भारत का पंजाब प्रांत था वो इसमें आता था। पाकिस्तान का सिंध प्रांत आता था, थोड़ा सा पंजाब का हिस्सा भी आता था, और कुछ अफगानिस्तान का भाग इसमें आता था। तो 3 देश जो है, वर्तमान के जो 3 देश हैं वो इसमें आते थे। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश हो गया। पुराने समय में ये नाम हुआ करते थे, आज ये नाम है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप एक बार फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर अगले नाम की बात करेंगे अपन, आर्यावर्त की। इस टॉपिक में से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं विभिन्न कंपटीशंस के अंदर। देखिएगा अगला जो नाम है अपना आर्यावर्त। अब आर्यावर्त तो क्योंकि आर्य लोग निवास करते थे इसलिए आर्यावर्त कहा जाता था। एक तरफ तो हिमालय था, यानी कि अपन रफ मानचित्र बना करके और फिर एक तरफ हिमालय था, ठीक है, और यहां पर इस जगह पर ये विंध्याचल श्रेणी थी। तो हिमालय से विंध्याचल के बीच की जो भूमि थी, हिमालय से विंध्याचल के बीच की भूमि थी, पश्चिम में इधर समुद्र था और पूर्व में इधर भी समुद्र था। इधर भी समुद्र और इधर भी समुद्र,
इधर भी समुद्र, ये पूरी भूमि, विंध्याचल को और नीचे कर लीजिएगा आप, विंध्याचल यहां पर है, और ये भूमि, ये पूरी भूमि, ये क्या कहलाती थी? ये कहलाती थी आर्यावर्त। इसको कहा जाता था आर्यावर्त, ये पूरी भूमि। और इसी भूमि में आर्यों की शाखाएं रहती थी, आर्य लोग रहते थे। और मनुस्मृति में कहा गया है कि ये विंध्याचल से भी नीचे था ये भाग। तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये जो चर्चा है ये मनुस्मृति में और पुराणों में इस प्रकार की बात कही गई है। इस भूमि को आर्यावर्त कहा जाता था। आर्य क्या थे? आर्य कबीलाई लोग थे। ये मध्य एशिया से या यूरोप की तरफ से या ट्रांस साइबेरिया की साइड से ये लोग भारत में आए थे, ऐसा माना जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, आर्य यहाँ के निवासी थे, और कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, ये भी बाहर से आए थे। वास्तव में तो ये आर्य लोग जो थे ये बाहर से आए थे। यहाँ के जो मूल निवासी थे वो द्रविड़ हुआ करते थे, द्रविड़ लोग होते थे जो दक्षिण भारत में निवास करते हैं आजकल। तो द्रविड़ लोग इस भाग में रहते थे। आर्यों ने आकर के देखा कि यहाँ तो बड़ी अच्छी व्यवस्था है, इनके रहने के जो तौर तरीके हैं, यहाँ का जो व्यवस्थाएं हैं उत्तम कोटि की हैं। तो ये आर्य क्या हुआ, ये हिंसक थे और इन्होंने द्रविड़ों को वहाँ से खदेड़ दिया और वो दक्षिण भारत में चले गए। आर्य यहीं स्थापित हो गए। तो इस प्रकार से ये भी एक मान्यता है। अब क्या सही है क्या गलत है ये कहना बड़ा मुश्किल है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली अपन बात करेंगे बृहस्पति प्रदेश की। थोड़ा वीडियो कई बार लंबा हो जाता है, मैं जल्दी जल्दी चीज़ों को समझाता हूं आपको। अगला जो नाम है वो है अपना बृहस्पति प्रदेश। अब बृहस्पति प्रदेश की क्या बात है साहब, इसको भी देख लेते हैं। इसमें क्या था, एक तो भारतवर्ष जो मैंने अभी शुरू में बताया था आपको, ये पूरा भारतवर्ष प्लस 8 देश और थे इसमें। ये 8 देश कौन से थे? दक्षिण पश्चिम एशिया, सॉरी माफ कीजिएगा, दक्षिण पूर्व एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया के देश। अब दक्षिण पूर्व एशिया के कौन से हो गए? देखिए मैं भारत बना देता हूं, यहां पर एशिया का मानचित्र बना देता हूं पूरे एशिया का, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ये भारत हो गया, ये म्यांमार वाला भाग हो गया, और ये मैंने एशिया का नक्शा बता दिया। तो इसमें शामिल कौन कौन से भाग थे? इसमें ये पूरा ये, और दक्षिण एशिया में यहाँ पर इंडोनेशिया में भी ये थे, आपके फिलीपींस वाला भाग आ गया, यहाँ पर ये हो गया। तो भारत, ये वाला पूरा भारतवर्ष, ये पूरा भारतवर्ष प्लस ये वाले क्षेत्र, सुमात्रा, जावा और कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, म्यांमार, भूटान, ये सारे जो क्षेत्र थे वो इसके अंतर्गत आते थे। ये पूरी भूमि जो है आपका इंडोनेशिया के ये छोटे छोटे द्वीप थे, जावा, सुमात्रा, है ना, और यहाँ पर फिलीपींस भी इसी के अंतर्गत आता था। ये सारा क्षेत्र जो है ये सब कहलाता था बृहस्पति प्रदेश। ठीक है, इन भागों को भी इसमें अब हमारे मोदी जी अभी कुछ दिन पहले गए थे, तो उन्होंने कहा कि यहाँ भारत की संस्कृति है। बाली में, बाली द्वीप है जो इंडोनेशिया का, कि यहाँ पर भारत की संस्कृति है और भारत के लिए पूजनीय रहा है ये क्षेत्र। तो उन्होंने कहा ऐसा, तो वो इसीलिए कहा है क्योंकि ये बृहस्पति प्रदेश का भाग हुआ करता था। यहाँ पर हिंदू धर्म का विस्तार था यहाँ पर इस क्षेत्र में, और उसी के अवशेष आज भी मिलते हैं। कंबोडिया में मंदिर है कितना बड़ा, है ना, अंकोर वाट का मंदिर, है ना, ये उसी संस्कृति के हिस्से हैं सारे। तो इस प्रकार से आर्यावर्त भारतवर्ष पूरा और प्लस दक्षिण पूर्व एशिया के ये 8 देश मिलकर के भारतवर्ष कहलाते थे। तो इसमें भी आप और भी देखें तो कंबोडिया, सुमात्रा वगैरह ये ही है, और तो कोई खास बात इसमें है नहीं। अच्छा, एक और था साहब, एक नाम था, बीच में बता देता हूं इंडिया से पहले ही, एक नाम था ब्रह्मवर्त।
एक नाम ये आया। एक नाम आया था साहब ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश एक ये नाम भी था साहब इसमें। तो ब्रह्मवर्त और ब्रह्मर्षि देश ये दो नाम भी थे हमारे देश के। अब ये दो नाम कैसे थे तो देखिए कहां इनका वर्णन है। सरस्वती नदी थी, जो कि मैं पहले बता चुका हूं आपको। सरस्वती नदी से लेकर के और दृशद्वती नदी थी एक, इन दोनों के बीच का भाग था, यह था ब्रह्मवर्त। इसके अलावा गंगा और यमुना का दोआब जो था, गंगा और यमुना, इन नदियों का जो दोआब था वो कहलाता ब्रह्मर्षि देश। ब्रह्मर्षि देश और ब्रह्मवर्त ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। सरस्वती से दृशद्वती नदी तक का जो भाग था, दृशद्वती नदी का जो भाग था वो कहलाया ब्रह्मवर्त, और ब्रह्मर्षि देश गंगा और यमुना का दोआब का क्षेत्र था। गंगा और यमुना का दोआब का क्षेत्र था, ठीक है। तो देखिए ये दोआब क्षेत्र है, ये दोआब क्षेत्र है। तो इस प्रकार से ये दो नाम है, इनका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा एक नाम है द्रविड़ देश भी कहा गया भारत को, द्रविड़ देश ये भी एक नाम है। इसके अलावा क्योंकि दक्षिण में चलेगी ना अब ये, तो इसी द्रविड़ देश को तमिल हम भी कहा गया, तमिल हम। इसी तमिल हम को दमरिका भी कहा गया, दमरिका, दमेरिका, दमरिका भी कहा गया। तो ये अलग अलग नाम है, ये कह लो चाहे ये कह लो चाहे ये कह लो, इसी क्षेत्र को कहा गया, ठीक है। ये थोड़ा सा साउथ की तरफ था, दक्षिण की तरफ था। तो ये भी हमारे देश में नाम रहे काफ़ी। और कृष्णा और ये पूरा क्षेत्र कौन सा था, ये एक्चुअल में दक्षिण का क्षेत्र था, ये वाला। यहां पर कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी के दक्षिण का भाग, यानी कि कृष्णा और तुंगभद्रा, इन नदियों के दक्षिण का भाग, इन नदियों के दक्षिण का भाग जो है द्रविड़ देश या तमिल हम या दमरिका के नाम से पुकारा जाता था। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये आपका कुछ नाम और आ गए। अब इंडिया, हिंदुस्तान, ये नाम भी चर्चा में ले आते हैं अपन। ये मैं मिटा देता हूं, एक बार आप लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं जल्दी से इसको करके बस 2 मिनट में और आपका ये समाप्त कर दूंगा मैं इस क्लास को। फिर काफ़ी लंबी क्लास हो जाती है, अब टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस किया जाता है तो काफ़ी समय चाहिए होता है। अब बात करेंगे अपन, ये तो हो गया, अब बात करेंगे इंडिया की। तो इंडिया की बात करें तो इस प्रकार से ये अपना इंडिया की चर्चा कर लेते हैं अपन। इंडिया, तो देखिए जो यूनानी लोग थे उन्होंने यूनानी और रोमन सभ्यता के लोगों ने क्या नाम दिया, इंडिया नाम दिया। इंडिया क्यों कहते थे वो, क्योंकि सिंधु नदी को, ये सिंधु नदी थी। देखिए एक नक्शा बना लेते हैं भारत का, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये राजस्थान वाला हिस्सा हो गया, ये गुजरात वाला हिस्सा हो गया, सिक्किम वाला, बांग्लादेश। अब देखिएगा जो सिंधु नदी थी वो एक्चुअली जो उसकी पोजीशन थी वो ये थी, यहाँ से निकलती थी और यहाँ से होती हुई पाकिस्तान होती हुई यूँ जाती थी, ठीक है। अब जो यूनानी लोग थे, यूनानी लोग क्या करते थे, वो सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे। इसी सिंधु को क्या बोलते थे, वो हिंदू बोलते थे। इसको हिंदू बोलते थे, सिंधु को हिंदू बोलते थे। क्यों? क्योंकि उनकी जो टंग पर जो सा लेटर है, सा वर्ण है, उसको हा बोलते थे। सा को क्या बोलते थे,
हा बोलते थे। तो सिंधु को हिंदू बोलते थे, फिर धू का फिर दू बन गया, तो इस प्रकार से हिंदू कहने लगे सिंधु नदी को। तो सिंधु नदी थी, इसको हिंदू कहने लगे। और सिंधु नदी का जो घाटी क्षेत्र था, जो ये वाला क्षेत्र था, वो सिंधु नदी भी हो गया और हिंदू नदी भी हो गया। और इस स्थान को जो सिंधु नदी के आसपास था, उसको हिंदुस्तान भी कहने लगे। यही इन्हीं की वजह से उसका नाम हिंदुस्तान पड़ा। अच्छा, हिंदुस्तान, ये अपन इंडिया की बात कर रहे हैं। इंडिया एक्चुअली यही बात उनके साथ भी आती है, यूनानी लोगों के साथ में। यूनानी लोगों ने, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया यहाँ, ये हिंदुस्तान दिया था ईरानी लोगों के द्वारा, माफ कीजिएगा, ये हिंदू वर्ड था, ये ईरानी लोगों को दिया था। और जो इंडिया था, इंडिया, ये सिंधु नदी को क्या बोलते थे? इंडस नदी कहते थे। तो इंडस से ही बना इंडिया, और यहां हिंदू नदी से बना हिंदुस्तान। ये दोनों नाम ऐसे समझिएगा आप, हिंदू नदी के कारण हिंदुस्तान और इंडस रिवर के कारण इंडिया। अब इंडिया किसने कहा? वो यूनानियों ने कहा। और हिंदू किसने कहा? वो ईरानियों ने कहा। इतना समझ लीजिएगा, यूनानी और ईरानी। ईरानी लोगों ने हिंदुस्तान कहा और यूनानी लोगों ने इंडिया कहा। क्यों कहा? क्योंकि सिंधु नदी को ये इंडस नदी कहते थे, तो इंडस नदी के नाम से ही इंडिया पड़ गया। और ये लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहते थे, क्योंकि अभी मैंने यहां बताया था, ये सा को हा बोलते थे ईरानी लोग। मैंने यहां बता दिया था, यूनानियों के द्वारा जोड़ दिया था इसको, तथ्य को। वो ईरानियों से जुड़ा हुआ तथ्य है। वो ईरानी सा को हा बोलते थे, ठीक है। तो वो अब सिंधु तो बोलेंगे नहीं, अब सा को तो हाई बोलेंगे, तो हिंदू नाम आया और इसी से हिंदुस्तान पड़ा। और हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों का धर्म हिंदू हो गया। इस प्रकार से ये चीजें आप समझ लीजिएगा। यूनानी लोगों ने इंडिया कहा और ईरानी लोगों ने हिंदुस्तान कहा। सेम पैटर्न है दोनों का, इसलिए मेरे को भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था यहां। तो इंडिया इंडस रिवर के कारण और हिंदुस्तान हिंदू नदी के कारण, जबकि दोनों ही इंडस रिवर और हिंदू नदी दोनों ही कौन सी नदी है? सिंधु नदी है, ठीक है। इस प्रकार से ये चीज भी आपके सामने है। तो यहां हमने हिंदुस्तान की भी चर्चा कर ली। अब ये विश्व गुरु और सोने की चिड़िया, इनकी भी बात कर लेते हैं साहब। विश्व गुरु भारत को इसलिए कहा जाता था क्योंकि भारत में तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी उत्कृष्ट विश्वविद्यालय हुआ करते थे। इन विश्वविद्यालयों में अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाती थी। आज देखिए हमारे विद्यार्थी जो हैं वो अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जाकर के पढ़ने में बहुत बड़ा गर्व महसूस करते हैं। लेकिन पहले क्या था? पहले उधर के लोग यहां आकर के पढ़ते थे। आक्रांताओं ने हमारे जो शिक्षण संस्थान थे, उच्च शैक्षणिक संस्थान थे, उनको नष्ट कर दिया, उनको खंडित कर दिया, तोड़फोड़ कर दी, आग जला करके उनको नष्ट कर दिया, हमारे शास्त्रों को खत्म कर दिया। तो इसलिए हमारे पास आज ऐसा कुछ है नहीं जिसकी वजह से हम ये सिद्ध कर सकें कि ये चीजें हमारे यहाँ पहले हुआ करती थी, हम विश्व के गुरु हुआ करते थे। लेकिन यह बात बिल्कुल उतनी ही सत्य है कि हम विश्व गुरु थे जितनी के सूरज निकलता है। सूरज सत्य है, ये बात भी सत्य है। तो हम विश्व गुरु, जो हमारा नाम था विश्व गुरु, इसी कारण हुआ था। अच्छा, और अगला नाम सोने की चिड़िया। गुप्त काल में और मौर्य काल में जो स्थापत्य कला थी, उसका अगर अपन वर्णन करें तो उस समय पर इतना शानदार तरीके से हमारे देश का विकास हो गया था। जगह जगह सोने की कमी नहीं थी। विदेशी व्यापार आते थे, वो अपने साथ सोना लेकर के आते थे। उनकी मुद्रा तो यहाँ चलती नहीं थी, उनकी मुद्रा तो उनके देश तक सीमित थी। तो उसके बदले में वो क्या देके जाएं कि जो हम यहाँ से सामान उनको दें, तो वो वहाँ से सोना लेके आते थे। तो विश्व भर का अधिकांश सोना यहाँ इकट्ठा हो गया था हमारे देश में, और यहाँ से वो मसाले, मोती वगैरह, कपड़े वगैरह, रेशम वगैरह लेके जाते थे।
तो विश्व का सोना यहाँ आ गया। इधर गुप्त काल मौर्य काल में स्थापत्य कला इतनी विकसित हो गई, बड़ी स्वर्ण अक्षरों में नाम लिखा जाता है, इसीलिए मौर्य काल को और गुप्त काल का जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। कारण क्या? क्योंकि उस समय पर जो व्यवस्थाएं थी बड़ी उत्कृष्ट श्रेणी की थी, तो इसलिए सोने की चिड़िया हमारे देश को कहा जाता था। ऐसा नहीं था कि हमारे यहाँ कोई सोने के पक्षी उड़ते हों, इसलिए नहीं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। तो विश्वगुरु हो गया, सोने की चिड़िया हो गया, ये सारे नाम हमारे हो गए। ठीक है, इस प्रकार से ये चीजें हैं। और कुछ एक दो फैक्ट्स और हैं, उनकी बात कर लेता हूं मैं। आप एक बार देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, इसको मैं मिटा देता हूं। बस 1 मिनट और है, फिर ये अपनी क्लास समाप्त हो जाएगी। जल्दी जल्दी से कोशिश कर रहा हूं मैं क्लास को समाप्त करने की। कुछ फैक्ट्स हैं, देखिएगा। अमीर खुसरो, अमीर खुसरो और एक लेखक हुए ईशानी, और हमारे भारत में हुए थे, बहुत बड़े समाज सुधारक थे राजा राम मोहन राय। नाम इनका राम मोहन राय था, ये राजा थे। ठीक है, अब अमीर खुसरो ने हमारे देश को क्या कहा? हिंद देश, हिंद कहा हमारे देश को। और ईशानी ने हिंदुस्तान कहा। ईशानी के ग्रंथ में सबसे पहले हिंदुस्तान वर्ड मिला है, सबसे पहले लिखा है। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ईरानी लोग सा को हा बोलते थे, इसलिए हिंदू नाम पड़ा, लेकिन ये हिंदुस्तान शब्द जो है ईशानी के ग्रंथों में सबसे पहले आया है। और राजा राम मोहन राय ने एक वर्ड दिया था हिंदुज्म। ये 1816 से 17 के बीच की बात है। ये हिंदुज्म जो वर्ड है ना, आजकल हिंदुत्व, हिंदुज्म, इस पर बड़ा राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है हमारे देश के अंदर। तो ये हिंदुज्म जो शब्द था राजा राम मोहन राय ने दिया था। ठीक है, हिंदुस्तान ईशानी ने दिया था और हिंद अमीर खुसरो ने नाम दिया था। इंडस, इंडिया, यूनानी और रोमन लोगों ने नाम दिया था। भारतवर्ष भरत जन के कारण, भरत जन निवास करते थे इसलिए पड़ा। भारत नाम पड़ा शकुंतला दुष्यंत के पुत्र के कारण। और जल भरत ऋषि हुआ करते थे, भगवान राम के भाई भी भरत थे, तो उनके कारण बताया जाता है कि ये नाम पड़ा। और अलग अलग मैंने आपको इस वीडियो में अलग अलग बताए हैं कि किन किन जगहों पर क्या क्या नाम हमारी इस भूमि के लिए हुआ करती थी। भारत एक्चुअली एक भूमि है जिस पर हमारे देश का, हम संप्रभु देश हैं, हमारे संविधान का शासन चलता है आजकल इस पर, और हम स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हैं। और इसमें भी आपको मैं बात बताऊं कि जो फारसी लोग थे, कुछ पुस्तकों में कहा जाता है कि फारसी लोगों ने हिंदुस्तान नाम दिया था। फारसी ही ईरानी है, ईरान को ही फारस कहा जाता था उस समय पर। और एक बड़ा ही ज्वलंत विवाद चल रहा है आज के समय पर कि हमारा देश को इंडिया नहीं कहा जाए, केवल भारत कहा जाए। संविधान में ये इंडिया वर्ड लिखा हुआ, ये बड़ा गलत है, इसको हटाया जाना चाहिए। ऐसा बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, आप न्यूज़ चैनल्स पर देख सकते हैं कि कितनी उस पर डिबेट्स होती हैं। उसमें जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली संविधान में क्या लिखा हुआ है कि भारत अर्थात इंडिया, भारत अर्थात इंडिया जो क्या है, राज्यों का संघ है, जो राज्यों का संघ है, भारत अर्थात इंडिया। अगर इंडिया जुड़ा भी हुआ है ना तो उसमें लिखा हुआ है पहले से कि भाई भारत जो कि इंडिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें इतना कोई खास बात होनी नहीं चाहिए, कोई ऐसी लड़ाई का कोई कारण ऐसा होना नहीं चाहिए। अब देखिए, कुछ चीनी लोग थे, उनकी भी बात कर लेते हैं। चीनी लोग थे तो चीन में एक इनके यात्री थे, एक उनका नाम था हेनसांग। हेनसांग थे, चीनी यात्री थे हेनसांग। और हेनसांग ने क्या कहा हमारे देश के लिए, शेनटू, शेनटू यानी सिंधु, सिंधु को शिन, शिन को शेन, धू को टू, सिंधु को क्या बोला, शेनटू।
उन्होंने शेंटू वर्ड नाम दिया चीनी लोगों ने। एक और थे साहब झांगक्यांग, झांगक्यांग, तो झांगक्यांग थे, उन्होंने क्या नाम दिया हमारे देश को? इनटू, 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 यानी सिंध तो बोल नहीं पाते, सिंध को बोला इनटू, तो झांगक्यांग ने क्या नाम दिया? इनटू। ये भी चीन के थे, ये भी चीन के थे। तो ये भी कुछ नाम ऐसे जो भारत को कहे जाते थे, भारत का नाम ये भी था, विदेशी लोग कहते थे। अब इंडिया भारत का नाम अगर आज है, तो अगर हम हटा देंगे इंडिया नाम, तो हमको विदेशों में इंडिया नाम से जाना जाता है, भारत नाम से कम लोग जानते हैं, इंडिया नाम से ही ज़्यादा जाना जाता है। तो विदेशी हमको इंडिया समझें, हम अपने आप को भारत समझें, तो इस विवाद में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो विद्यार्थियों, आज हमने अपने इस वीडियो में भारत का नामकरण देखा और कौन कौन से नाम है, विभिन्न नामों में हमने देखा। भारत के संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत के नामकरण संबंधी व्याख्या की गई है। यह सवाल आता है कि भारत के संविधान में कहां पर भारत या इंडिया की व्याख्या की है शब्द की, तो वो अनुच्छेद 1 में है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमारे ये भारत सीरीज की पहली क्लास थी और अब धीरे धीरे अपन और क्लास भी डालते रहेंगे। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और खूब मजबूती से पढ़ना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे हम जैसे यूट्यूबर्स को प्रेरणा मिलती है। और आप लोगों को पूरा भारत के भूगोल सीरीज में करवाऊंगा, एक क्लास रोजाना में डालता रहूंगा। आप लोग रेगुलर इसके नोट्स बना लीजिएगा, नोट्स बना करके पढ़िएगा, क्योंकि कई बार हम वीडियो देखते हैं, वीडियो अपन विस्मृति में चले जाते हैं, लेकिन नोट्स होते हैं वो ज़्यादा जल्दी भूलते नहीं हम, और भूल भी जाते हैं तो बहुत शॉर्ट में हम उन चीज़ों को पढ़ भी लेते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे आज की विदा लूँगा। नमस्कार।